Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lecture, we studied the effect of crystal electric field on an atom or ion, and we discussed several questions that what is the expected effect of crystal electric field on the angular momentas and hence energies, and why this effect is stronger in case of 3D, but not as that strong in case of 4F series. तो आज भी हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि जब एक आयन जो है वो प्लेस होता है क्रिस्टल के अंदर तो किस तरह से जो इन्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर आयन को जो है वो अफेक्ट करता है सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डी ऑर्बिटल्स कि डी ऑर्बिटल्स जो है हमें पता है कि 3D सीरीज के अंदर डी ऑर्बिटल्स आपके जो है वो पार्शियली फिल्ड होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है 3D सीरीज के अंदर और हमें पता है कि 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं नेमली डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जी स्क्वेयर और अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो ग्राफिकली हम जो है इन ऑर्बिटल्स को इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी एक्स जी all these three orbitals they have the similar shape but they are oriented along the different axes and these three orbitals are known as T2G orbitals. केमिस्ट्री की जुबान में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम lobes कहते हैं. So these lobes lie between the axes in case of dx, y, yz and zx orbitals. And all these orbitals are degenerate. So basically they are triply degenerate orbitals. So that's why they are called T2G orbitals. The other two type of orbitals are named as dx square minus y square and dz square orbitals. And these orbitals, in these orbitals, the direction of the lobe is basically it lie along the axis. ठीक है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होगा एक्स वाई और जी स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में वो यही होगा कि जो लोब्स हैं इन ऑर्बिटल्स के वो अलोंग दी एक्सिस लाई करते हैं वेयर एज द लोब्स ऑफ एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स ऑर्बिटल्स दे लाई बिटवीन द एक्सिस एंड दीज two orbitals are named as EG orbitals. सो जब एक एटम या आयन जो है मेटल एटम जो है वो एक आइसोलेटेड स्टेट में होता है मतलब कि क्रिस्टल के अंदर अगर प्लेस नहीं है तो इन सारे डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है सो ऑल दीज डी ऑर्बिटल्स आर degenerate and they have the same energy but when a ligand approaches this central metal atom यानी जब हम इस एटम को प्लेस करते हैं एक क्रिस्टल के अंदर और वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो फिर आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट नहीं रहते उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो जाती है ठीक है और नेमली जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को बेसिकली दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं पहली आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो ऑक्टाइडल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है या यूजुअली वो टेट्राइडल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है ऑक्टाइडल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपका 6 डिफरेंट नेबर से सराउंडेड होगा whereas in case of a tetrahedral environment it is surrounded by 4 different neighbors ठीक है तो इनको जो इंटरेक्शन होगा इस सेंट्रल मेटल एटम्स का उन नेबरिंग एटम्स के साथ वो बेसिकली जो एनर्जीज है उनको स्प्लिट कर देगा इन डी ऑर्बिटल्स की ठीक है तो नेमली दो तरह की स्प्लिटिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है एक केस में ये होता है कि आपकी जो T2G ऑर्बिटल्स हैं वो हायर हो जाते हैं इन एनर्जी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी EG orbitals whereas in the other case जो है वो opposite case होता है जिसमें आपके पास EG orbitals की एनर्जी हायर होती है as compared to that of the T2G orbitals
और जो स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की इन these two different sets of orbitals in the presence of repulsive field created by the approaching ligands is called the crystal field splitting. ठीक है, यानी ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम देते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि किस केस में जो T2 की एनर्जी है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द EG ऑर्बिटल्स एंड वाइस वर्सा। तो दो तरह के एनवायरनमेंट्स जो है हम कंसीडर करने जा रहे हैं कि जो कि हम यूजुअली एनकाउंटर करते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। यूजुअली दीज d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट, जहाँ पे ये छह एटम्स से में सराउंडेड होते हैं, और दे आर सराउंडेड बाय द टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट वेयर दे आर सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स। Now let's first discuss about the crystal field splitting in octahedral field या octahedral environment। तो octahedral environment हमें पता है जी कि this is the shape of an octahedron जिसमें आपके पास 8 फेसेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसमें d ऑर्बिटल्स हैं जो कि पार्शियली फिल्ड है, वो आपका एक ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो आपको पता है कि अगेन यहाँ पे आपके पास 5 डिफरेंट तरह के d ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि जो जिनमें लोब्स जो हैं वो अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि जिनमें लोब्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक केस कोई एज ए केस स्टडी कोई भी एक ऑर्बिटल हम कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज के आपने dx² - y² ऑर्बिटल जो है इस ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में कंसीडर किया। यहाँ पर हम इसी ये जो प्लेन है इसी को वर्टिकली शो कर रहे हैं कि dx² y² में हमें पता है कि जो लोब्स की डायरेक्शन है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इसी डायरेक्शन में आपके जो लिगेंड एटम्स हैं वो भी प्लेस होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोब्स हैं इनका इंटरेक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन लिगेंड एटम्स के साथ स्ट्रॉन्गर होगा, सो दे विल हैव डिफरेंट एनर्जी, दे विल हैव मोर एनर्जी। ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ दोज d ऑर्बिटल्स जिनमें जो लोब्स होंगे वो इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स जो है वो लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जिन ऑर्बिटल्स में लोब अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं और वही डायरेक्शन हो जाती है इन लिगेंड एटम्स की, तो वहां पे जो एनर्जी होती है वो हायर हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर ऑर्बिटल्स जिसमें लोब्स जो हैं बिटवीन द ऑर्बिटल्स जो है वो लाई करते हैं। So ligand will approach the central metal atom along the axis in the formation of an octahedral complex. So the electron pair of the ligand will exert greater repulsion on that orbital whose lobes are lying along the axis। ठीक है, वही बात है कि जो T2 जो dx² - y² और dz² ऑर्बिटल्स हैं जिसमें लोब्स जो है वो along the axis lie करते हैं, वहां पे they will have greater interaction with the ligand atoms, so they will have higher energy compared to that of the dxy, yz and zx orbitals। और इस तरह से एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है between T2d orbitals and EG orbitals when this atom is present in an octahedral environment. So similarly, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में स्प्लिटिंग को समझने के लिए हमें पहले टेट्राहेड्रन को कंसीडर करना होगा। जो ज्योमेट्री है हमें टेट्राहेड्रन की वो हमें पता है कि उसमें 4 फेसेस होते हैं, एंड इफ वी कंसीडर कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो सराउंडेड है इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है इसमें जो लिगेंड्स होते हैं दे आर नॉट अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। ठीक है, दे बेसिकली लाई बिटवीन द एक्सिस। सो इस केस में क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि जिनमें लोब जो हैं बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, उनकी एनर्जी हायर होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट दोज ऑर्बिटल्स जिनके लोब जो है वो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। तो
इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास जो डी एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी हायर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल्स से. So this is the case for the splitting of d orbitals in a tetrahedral environment जहाँ पे T2 orbitals की T2g orbitals की एनर्जी जो है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी EG orbitals. ठीक है, तो ये तो हमने बेसिकली पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो हायर हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर हो जाती है. ठीक है, अब हम एक और डिफरेंट तरह का बल्कि चले उससे पहले कुछ और फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करते हैं. जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये देखा गया है कि बेसिकली ये डिपेंड करती है ऑन द मास ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. जितना वो हैवियर होता है उतना ही जो डिफरेंस होता है स्प्लिटिंग एनर्जी में वो ग्रेटर होता है. और सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी ये डिपेंडेंट होती है. द ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट of the central metal atom, the higher will be the crystal field splitting energy. And definitely जो nature of ligand है जिसमें ये मौजूद है उस पे भी ये डिपेंड करेगा. फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand जितनी ज्यादा फील्ड होगी उतना ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए. और अगर वो फील्ड ही वीक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी वीक होगा. तो डेफिनेटली दिस विल हैव less crystal field splitting energy. So our next article is basically the John Taylor distortion. John Taylor distortion ये हमें बेसिकली इंटरेक्शन है. ये हमें बताता है कि बाज दफा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम की वो ही आपकी जो क्रिस्टल आपकी जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जैसे कि ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट है उसकी सिमेट्री को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं आपके आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम की वो अफेक्ट कर सकती हैं आपके लोकल इन्वायरमेंट को जिसमें वो एटम मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर वो ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में मौजूद है तो ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट की शेप को आपकी उस वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. सो sometimes the magnetic properties themselves can influence the symmetry of the local environment. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि octahedral environment. So this comes about because it can sometimes be energetically favorable for say an octahedron to distort to spontaneously distort as shown in the last figure आपको मैं दिखाता हूँ अभी. Because the energy cost of the increased elastic energy is balanced by the resultant electronic energy saving due to the distortion. And this phenomena जो है is known as the John Taylor distortion. ठीक है, मतलब ये कि ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रन है. ठीक है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये आपके जो शेप है सेंट्रल जो इस ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इसको इलंगेट कर सकता है आपका इस सेंट्रल मेटल एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपके इस क्रिस्टल एनवायरनमेंट आप इस ऑक्टाहेड्रन को. ठीक है, वो इस वजह से बेसिकली ओवरऑल हमें पता है कि जब भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है तो सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश तो डिफरेंट तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं. अब यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक आयन है तो मैग्नेटिक आयन मैग्नेटिक एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होगा. क्रिस्टल जो है वो बहुत तरह की एनर्जीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है जिसमें एक इलास्टिक एनर्जी भी शामिल होती है. तो बाज दफा ये होता है कि इलास्टिक एनर्जी की में जो इंक्रीज आ रहा है हालांकि यहाँ पे आप देखें कि इस केस में जो इलास्टिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज आ रहा है. ठीक है, लेकिन फिर भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस चीज को फेवर कर रहा है. वो इसलिए फेवर कर रहा होगा कि ऑन द अदर हैंड कोई और ऐसी एनर्जी होगी सिस्टम की जो कि इस एनर्जी को कंपनसेट कर रही होगी जो कि इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है. कि मैग्नेटिक एनर्जी शायद वो इतनी ज्यादा कम हो रही हो किसी और ज्योमेट्री में.
फॉर एग्जांपल कि अगर ज्योमेट्री इसकी एलोंगेटेड होती तो मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा मिनिमाइज होती। तो इसका मतलब है कि इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा मिनिमाइज हो रही है कि वो जो एनर्जी इंक्रीज आ रहा है इस इलास्टिक एनर्जी की वजह से, वो इसको भी कंपनसेट कर रही है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं। और यूजुअली जो मैग्नीज आयन है इसमें ये इफेक्ट देखा गया है। मैग्नीज आयन जो है जब वो +3 स्टेट में मौजूद होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 होती है और वो ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, तो उसमें इस तरह का बिहेवियर जो है वो देखा गया है। लेकिन मैग्नीज अगर 4+ स्टेट में है, जिसमें जो फिलिंग है वो 3d3 है, तो वो इसको डिस्टॉर्ट नहीं करेगा और एनर्जी आपकी जो ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट है उसकी ज्योमेट्री जो है वो सेम होगी। तो ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट की ज्योमेट्री जो है मैग्नीज आयन डिस्टॉर्ट करेगा ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 3+ स्टेट, यानी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन में होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए कि क्यों वो 3+ स्टेट में जो है वो एनर्जी मिनिमाइज करेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 4+ स्टेट, उसको समझने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की हुन्स रूल के थ्रू, उसको देखना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि जो अगर आपका एक मेटल एटम है वो ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल्स जो हैं, T2g ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द Eg ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिनमें लोब्स जो हैं दे लाई अलोंग द एक्सिस। तो ये तो वो केस है 3d ऑर्बिटल्स का। अच्छा, तो यहाँ पर हम केस कर रहे हैं जी मैग्नीज 3+ का, जहाँ पे 3d4 है और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो d ऑर्बिटल्स में मौजूद है। ठीक है, अब देखो कि अगर हम होल्स रूल से फिलिंग करते हैं इन d इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें पता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इस शेड में जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा और फोर्थ वन जो है इट विल गो इनटू दिस स्टेट एज फॉलोड बाय द होल्स रूल, एज स्टेटेड बाय द होल्स रूल। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह से हो कि आपका लेट्स सपोज कि इसमें एक टेट्रा टेट्रागोनल एलोंगेशन हो, कि लेट्स सपोज कि आपका ये वाला जो डिफरेंस है इन आयंस के दरमियान, यानी लेट्स सपोज कि अगर मैं इस आयंस को इस इन आयंस को इन ऑक्सी लेट्स सपोज कि अगर ये ऑक्सीजन आयंस हैं, इनको मैं दूर ले जाता हूँ इस लोब से, जो कि मैंने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे कि ये dz² लोब है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला लोब जो है ये dx² माइनस y² वाला लोब है। तो जो एनर्जी है dz² की वो कम हो जाएगी dx² माइनस y² से। किस केस में कम हो जाएगी? कि जब आपके पास ये जो इस आयन को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, मतलब कि जो ऑक्टाहेड्रन है वो अगर उसको मैं डिस्टॉर्ट कर दूं, कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट करूं कि इस प्लेन को तो मैं डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन इन आयंस को मैं दूर ले जाऊं। क्या तो ऑक्टाहेड्रन तो डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन था, जिसकी वजह से dz² और dx² माइनस y² की एनर्जी सेम थी, अब वो एनर्जी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों सेम नहीं रहेगी? कि इस एक्सिस को तो हम नहीं छेड़े, तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी तो उसी लेवल पे मौजूद है, लेकिन जो इंटरेक्शन एनर्जी है ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन में dz² ऑर्बिटल जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि dz² ऑर्बिटल will become lower in energy as compared to that of the x² minus y² orbitals। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस टेट्रागोनल एलोंगेशन की वजह से जो जो एनर्जी है आपके Eg ऑर्बिटल्स की वो फर्दर स्प्लिट हो रही है, और जो dz² ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी लोअर हो रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द x² माइनस y²। डेफिनेटली जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इट विल गो इन दिस ऑर्बिटल एंड इट विल सेव इट्स एनर्जी। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है जी? वो हो सकता है टेट्रागोनल कंप्रेशन का। टेट्रागोनल कंप्रेशन में अगर मैं इसी तरह से कंसीडर करता हूं कि आपका ये जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन आयन है, इसको अगर मैं इस लिगेंड के करीब ले जाता हूं, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी,
between this lobe and this ligand, तो होगा क्या कि ये जो डी जी स्क्वेयर ऑर्बिटल्स है इसकी एनर्जी हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल. Okay, so this effect is known as the जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के. समटाइम्स इस तरह से होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो एनर्जी लोअरिंग हो रही है वो आपकी इस एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट कर देती है, क्योंकि उस ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट की जो सिमेट्री है वो जो अगर वो डिस्टॉर्ट करती है, वो एलोंगेट करती है, तो उसकी वजह से जो इलास्टिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है वो बैलेंस हो रहा है आपका जो एनर्जी लोअरिंग हो रही है आपके मैग्नेटिक एनर्जी में. तो इस तरह के इफेक्ट को हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं. और बहुत सारे कंपाउंड्स में जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस को, जिसमें फर्स्ट होगी हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकंड वन विल बी low spin configuration. Thank you.